सो वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्या करने वाले हैं, कल हमने क्या किया था, कल हमने इसका पार्ट 1 खत्म किया था, उसके बाद हमने पार्ट 2 खत्म किया था। आज हम ये सारा का सारा खत्म करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास ये, सिंपली हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम एंड एचसीएफ पता करना है। ठीक है, सबसे पहले हम 12 के फैक्टर निकालेंगे और लाइन मार लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 12। 12 के फैक्टर निकालने हैं, लास्ट में 2 है तो सिंपली 2 से ट्राई करेंगे। 6 2 ज़ा 12 होता है, हमें पता है। 6 2 के टेबल में अगेन आता है, 3 2 ज़ा 6। उसके बाद 1 3 ज़ा 3। ये किसके फैक्टर निकाले हमने, ये फैक्टर हमने निकाले 12 के। उसके बाद हमने फैक्टर निकाले हैं 15 के। लास्ट में 5 है तो 5 से ट्राई करेंगे सीधा। 5 3 ज़ा 15, तो 1 3 ज़ा 3 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में हम फैक्टर निकालेंगे किसके, 21 के। 21 पता है किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 7 3 ज़ा 21 और 7 तो पता है कि अपने टेबल में आता है। अब हम फैक्टर्स लिखेंगे किसके, 12 के फैक्टर लिखेंगे। क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो यहाँ पे देख, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास इसके फैक्टर है 15 के। 15 के फैक्टर है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, उसके बाद 21 के फैक्टर देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखो हमें जैसे कि पहले से पता है, एचसीएफ तो मतलब होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों में से देखो कि कॉमन क्या है हमारे पास, हमें एक 3 दिखाई दे रहा है जो तीनों में कॉमन है। तो ये जो कॉमन हुआ, ये हुआ क्या हमारे पास, एचसीएफ। तीनों में कॉमन है क्या, 3। एचसीएफ निकल गया। आगे हमें पता करना है एलसीएम। एलसीएम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कल, क्या होता है, एचसीएफ को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, जो रिमेनिंग नंबर होते हैं जो कि कॉमन हमारे पास नहीं निकले, तो रिमेनिंग के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आता है हमारे पास एलसीएम। एचसीएफ क्या दिया हुआ है हमारे पास, 3। रिमेनिंग नंबर कौन से हैं, देखो रिमेनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल 2 एंड 2 है, मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 लिखा। फिर क्या है, 5 है हमारे पास, 5 लिख दिया। फिर देखो क्या है हमारे पास, 7 है। ठीक है, हमने 7 भी लिख दिया। अब हमने सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 60 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 420। तो ये रहा हमारे पास एचसीएफ, ये रहा हमारे पास एलसीएम। इसका निकाला 12 15 एंड 21 का। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद ट्राई करना है, अगर गलती हो या फिर आपका सॉल्यूशन निकल जाए तो सॉल्यूशन चेक करने के लिए आप सिंपली इसको फिर से देख सकती हैं। ठीक है, अब हम करेंगे 17 23। देखो 17, अब हमें पता है 17 किसके टेबल में आता है, 17 सिर्फ खुद के टेबल में आ सकता है। तो 7 किसके टेबल में है, खुद के टेबल में है। उसके बाद हमने लिखा 23। हमें ये भी पता है कि 23 हमारे पास प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब जो अपने ही टेबल में आता है, तो 23 भी क्या हुआ, अपने टेबल में आने वाला हुआ। 29 भी खुद के टेबल में ही आता है बस, तो 29 बन रहा 29। ठीक है, अब देखो हम 17 के फैक्टर लिखते हैं। 17 के फैक्टर है क्या, 17 मल्टीप्लाई बाय 1। देखो हमें जैसे कि पता है, हम सिंपली ऐसे लिख देंगे कि हमारे पास 26 पड़ा हुआ है। इसका मतलब अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी भी 26 आएगा। अगर हम इसको सिंपली 26 लिखें, इसका ऑलरेडी मतलब होता है कि अगर हमने सीधा 1 यहाँ पे होगा ही होगा, तो मतलब है कि 26 के साथ अगर हम 1 लिखें तो भी ठीक है, अगर नहीं लिखे तो भी ठीक है। हमने क्या लिखा, 17 लिखा, 17 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा। ठीक है, उसके बाद हमें किसके फैक्टर लिखने हैं, 23 के। 23 को कैसे लिखेंगे, ये अपने आप से गया था और 1 लिख दिया। उसके बाद 29 के लिखे, क्या आया, 29 मल्टीप्लाई बाय 1। देखो उसके बाद हमें क्या निकालना है, एच सी एफ। आपको ये याद रखना है कि एच सी एफ कभी भी 0 नहीं होता। ठीक है, एच सी एफ क्या होगा, अगर कोई नंबर हो जिनमें तीनों में से कॉमन कुछ भी ना निकल रहा हो, तभी भी उसका एचसीएफ हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि 1 तो हमेशा आएगा ही आएगा हर चीज़ के साथ।
एचसीएफ देखो तीनों में से कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन है हमारे पास 1। एचसीएफ हमारा क्या हुआ? 1, ठीक है? उसके बाद हमें एलसीएम पता करना है। एलसीएम क्या पहले एचसीएफ लिखेंगे? एचसीएफ लिखा हमने 1, उसके बाद जो भी रिमेनिंग टर्म है 17, 23 एंड 29 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 23 एंड 29, ठीक है? उसको मल्टीप्लाई करना है। अभी हमने 17 1 से 17, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 51 आएगा। 5 कैरी हो गया। 17 2 ज़ा 34, 34 प्लस 5 कितना हुआ? 39, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 29 से। 11 3 11,339 ये हमारे पास आया हमारा एलसीएम, ठीक है? हमने क्या निकाला? एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। अब हमें अगला क्वेश्चन ट्राई करना है। सबसे पहले खुद ट्राई करेंगे, होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो फिर गलती देखेंगे कहाँ आ रही। 8 की टेबल किस में आता है? 2 के टेबल में ट्राई करते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 किसके टेबल में आता है? 2 2 ज़ा 4, 2 किसके आता है? 2 के टेबल में आता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमें फाइंड आउट करना है 9। 9 कैसे जाएगा? 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 25। ये भी सिंपल है। 5 5 ज़ा 25, 5 1 5 1 ज़ा 5। 8 के फैक्टर निकले हमारे पास 2 मल मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है? और लास्ट में हम 1 भी लिख देंगे क्योंकि इनमें से ज़्यादातर देखने में पता चल रहा है कि इनमें से कॉमन कुछ नहीं निकलेगा। तो 9 के टेबल में क्या-क्या आएगा? 3 इंटू 3 इंटू 1। 25 के फैक्टर आएँगे क्या? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है? अब हम देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास सिंपली 1 निकलेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 1। उसके बाद एलसीएम कोई पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? पहले एचसीएफ लिखो, लिख दिया, उसके बाद जो रिमेनिंग है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ऊपर देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 24 लिख दिया हमने। उसके बाद 5 5 ज़ा 25 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। तो हमारे पास एलसीएम कितना आया? 1800। एचसीएफ कितना आया? 1। बस हमें यही फाइंड आउट करना है। उसके बाद ये भी दिया हुआ है हमने। हमने देखो सबसे पहले हम रिवाइज़ कर लेते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम से तो वो किसके इक्वल होता है? जो हमें प्रोडक्ट दिया हो, किसका? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर जो दिए होते हैं उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है? अभी तक हमने सिंपली ये पढ़ा था। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमें 2 नंबर दिए हुए हैं। हमें कहाँ से पता चल रहा है? कहते हैं एचसीएफ दिया हमें किसका? 306 और 657 का। एचसीएफ कितना है हमारे पास? 9 और हमें क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम पता करना है, ठीक है? एचसीएफ कितना दिया हुआ है उन्होंने? 9 वो लिखा, एलसीएम नहीं दिया हुआ, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है? हमें सिंपली उन्होंने प्रोडक्ट नहीं दिया, उन्होंने हमें 2 नंबर दिए हुए हैं। 2 नंबर कौन से हैं हमारे पास? 306 और 657। क्या लिखेंगे? 306 मल्टीप्लाई बाय 657, ठीक है? आगे हमें पता है कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, वैसे होगा क्या? इसके नीचे 1 होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। तो 9 के नीचे भी वैसे 1 होगा, एलसीएम अपनी जगह पे रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने पढ़ा है, हमने एलसीएम की वैल्यू निकाली है, एलसीएम अपनी जगह पे रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या होगा? यहाँ भी ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये सीधा नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और नीचे वाला 1 मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके, ठीक है? इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई हुआ इससे, ये तो सेम रहेगा क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। 306 इंटू 657 डिवाइड होगा 9 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, 9 आ गया। आगे हमने इसको डिवाइड करना है, डिवाइड कैसे करेंगे? 9 के टेबल में 65 नहीं आता, 9 के टेबल में 63 आता है। 9 7 जा 63 बचा 2, 2 आगे जाके 27 बन जाएगा।
27 9 के टेबल में कहाँ आता है? 3 के टेबल में। तो हमें मल्टीप्लाई करना है 306 मल्टीप्लाई बाय 73। तो हमारे पास एलसीएम क्या आया? 2 2 3 3 8। यही इन्होंने हमें पूछा हुआ था, ये आंसर है। उसके बाद हम 5th क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्या दिया था? 6 की पावर n दिया हुआ था। उन्होंने कहा कि चेक करके बताओ कि 6 की पावर n मतलब n क्या हो सकता है? 1 2 3 कितना भी हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर हम 6 की जो n होगा उसकी जगह पे हम 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे, तो क्या ऐसा कुछ आएगा कि एंड में जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसमें 0 आ सकता है क्या? पहले हम देखते हैं। पहले मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि अगर हमने 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा? 10 आएगा। मतलब 1 0 आया। 1 2 और 1 5 के साथ क्या आएगा? 1 0। ठीक है? अगर मैंने क्या किया 2 2 ले लिए और 2 5 ले लिए तो क्या आएगा? 5 5 ज़ा 25 25 2 ज़ा 50 50 2 ज़ा 100। अगर हमने 2 देखो, अगर हमने 2 2 लिए और 2 5 लिए, तो क्या आ रहा है? हमारे पास डबल 0 आ रहा है। ऐसे ट्राई करके देखो। हमने 3 बार 2 लिया और 3 बार हमने 5 लिया। क्या आएगा हमारे पास? देखो, हमारे पास आएगा 1000। आप इसको देखो, इसके पास 3 2 हैं और 3 5 हैं, तो 0 भी कितने आएँगे? 3। इसका मतलब क्या हुआ? 0 किस पे डिपेंडेंट है? 0 डिपेंडेंट है किसके पेयर पे? 2 और 5 के पेयर पे। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 3 2 हैं और हमारे पास 2 5 हैं। 5 5 ज़ा 25 25 2 ज़ा 50 50 2 ज़ा 100 100 2 ज़ा 200। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 5 थे, तो यहाँ पे 3 2 थे। अरे 2 5 के लिए तो पेयर कौन बना? 2 2 बने। ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, तो 0 कितने आएँगे? जितने हमारे पास पेयर होंगे 5 और 2 के। ठीक है? हमने अभी तक ये सिंपली समझा। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। इन्होंने दिया है कि 6 की पावर n है। अगर हम 6 की पावर कुछ भी रख दें, हम क्या 6 को कैसे लिख सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 3 और 2 की फॉर्म में। पावर तो ऊपर सेम ही रहेगी, हमने 3 2 6 6 को उसके सेक्टर्स में तोड़ दिया 3 इंटू 2। अब देखो 3 का भी हम n पावर कर सकते हैं, 2 की भी हमारे पास n पावर कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 भी बहुत सारे हो गए, 3 भी हो सकते हैं बहुत सारे। बट हमारे पास 0 बनाने के लिए क्या नहीं है? हमारे पास 5 नहीं है। अगर हमारे पास 5 होगा ही नहीं, तो क्या आपको लगता है कि कभी लास्ट में 0 आ पाएगा? हर केस में देखो 5 था इन केसेस में, तभी हमारे पास 0 बन रहा था लास्ट में। और यहाँ पे तो 5 नहीं है, फिर यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास कभी भी 0 कभी भी लास्ट में नहीं आएगा 6 की पावर में। बस ये सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद हमें ये पता करना है कि ये दोनों जो टर्म्स दिए हुए हैं, ये और ये कंपोज़िट प्रूव करने हैं हमें, ठीक है? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है? 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 उसके बाद प्लस है, प्लस 13। अब हम कॉमन निकालेंगे। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में देखो क्या कॉमन है? क्या 13 कॉमन है? हमने 13 को बाहर लिख दिया, ब्रैकेट डाला, यहाँ से क्या निकला बाहर? 13 बाहर निकला, ये 13 पूरा बाहर चला गया। पीछे क्या बचा? 7 मल्टीप्लाई 11, ठीक है? बीच में साइन प्लस था, प्लस का लिख दिया। यहाँ 13 था, 13 तो पूरा का पूरा बाहर चला गया, पीछे क्या बचेगा? 0 बचेगा। आंसर नहीं, हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1। अगर हम 0 लिखेंगे, अगर हम इसको फिर से खोलना चाहें, 13 1 ज़ा 13, 13 फिर से आ जाएगा यहाँ। तो क्या देखा कि यहाँ पे अगर 0 लिखेंगे, 13 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा। बट अगर हम इसको खोलें तो हमें सेम टू सेम यही मिलना चाहिए। तो अगर हम 13 1 13 करें तो 13 ही आ जाएगा। इसका मतलब 13 पूरा बाहर गया, पीछे क्या बचा हमारे पास 1। आगे देखो 13 तो 13 ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करो। 11 इंटू 7 क्या बना? 77। 77 प्लस 1 कितना हुआ? 78। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? सिंपली मल्टीप्लाई। तो हम अभी तक हमने क्या पढ़ा था
कि जो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से डिवाइड हो जाते हैं, उसके बाद वो अपने आप से भी डिवाइड हो जाते हैं, उसके बाद इन दोनों के अलावा वो किसी और से भी डिवाइड होने चाहिए, ठीक है? वो किसी और से भी डिवाइड होने चाहिए, फिर मानते हैं हम उसको कॉम्पोजिट। अगर वो सिंपली 1 और अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं और किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्राइम नंबर्स, ठीक है? अभी तक हमने यही देखा था। अब ये देखो ये जो हमारे पास नंबर बनेगा, वो किस-किस से डिवाइड होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वो 13 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है? उसके बाद वो 78 से भी डिवाइड हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, वो 1 से भी डिवाइड होगा। अगर हम इसको 78 को तोड़ के ना लिखें, अगर हम इसको तोड़ के लिखना भी चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? 6 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो 78 के फैक्टर निकालें, इसको 6 से सीधा लिख लेते हैं। 6 1 ज़ा 6 और यहाँ पे क्या आया 1 आगे जाके 18 बन गया। 6 3 ज़ा 18 क्या आया? 13 1 ज़ा 13 इसको 78 को कैसे लिख सकते हैं? 13 इंटू 6 तो ये किस-किस से कट रहा है? 13 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है। 6 आगे 2 और 3 भी लिख सकते हैं इसको। तो 1 2 3 4 बहुत सारी ज़्यादा नंबर से डिविजिबल है। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारे पास ये जो इक्वेशन दी हुई है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि जो सेकंड इक्वेशन दी है, वो हमारे पास कॉम्पोजिट है कि नहीं? ये हमने क्या लिखा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 अब देखो दोनों में से क्या कॉमन है? 5 हमने 5 बाहर निकाल लिया, पीछे क्या बचा? 7 इंटू 6 5 तो बाहर निकल के ये क्या बचा हमारे पास 4 फिर क्या बचा 3 फिर क्या बचा 2 फिर क्या बचा 1 प्लस 5 तो बाहर निकल गया पीछे क्या बचा 1 ठीक है 5 बाहर आ 7 6 जा 42 42 को मल्टीप्लाई करना है किससे 4 3 जा 12 12 2 जा 24 प्लस 1 आगे हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये आया कितना 1008 प्लस 1 भी हमारे पास पहले से है। अब हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे 100 और प्लस 1 9 हो गया, ठीक है? अब देखो 1009 ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है। तो हमारे पास आया क्या 1009 ठीक है? अब हमारे पास 2 फैक्टर तो हो गए। अब हमें कंपोजिट प्रूफ करने के लिए 3 फैक्टर चाहिए। हमें इसको प्रूफ करना है कंपोजिट। तो हमें क्या चाहिए कि ये 3 से डिविजिबल हो। 5 से भी डिविजिबल हुआ, 1009 से भी डिविजिबल हुआ, पर हमें पता है कि ये 1 से भी डिविजिबल होगा मतलब कोई भी नंबर होगा, वो तो 1 से डिविजिबल होता ही है। ये टोटल मिला के कम से कम 3 से डिविजिबल हो रहा है। 3 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। ठीक है? अब हमें अगला क्वेश्चन करना है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ये सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर तो बना नहीं पर इसको हम सर्कुलर मान लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ से जाएँगे यहाँ तक। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है जो सोनिया को कितना टाइम लगता है 18 मिनट। यहाँ पे लिखते हैं सोनिया को टाइम कितना लगता है 18 मिनट। और हमारे पास सेकंड कौन है? रवि, रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो रवि को कितने लगे? 12 मिनट, ठीक है? उन्होंने कहा कि सपोज़ दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं मतलब सेम पॉइंट से स्टार्ट करने हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं। ये देखो उन्होंने कहा कि सेम डायरेक्शन में जाएँगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो कितने टाइम में आपस में आके मिलेंगे? बस उन्होंने ये पूछा है, बस सिंपली क्वेश्चन है। तुमने कहा कि यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ से जा जाके वो ऐसे सर्कुलर पाथ में जाके फिर से उनको ये पॉइंट पे आना है। तो सोनिया को एक एक सर्कल कंप्लीट करने में लगता है 18 मिनट, रवि को लगता है 12 मिनट। अब हमें पता करना है कि वो किस टाइम पे आके आपस में मिलेंगे। ये कैसे पता कर सकते हैं? अभी तो हमने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा, तो उसका कांसेप्ट इसमें कैसे लगाएँगे? अगर हम एलसीएम पता कर लें किसका 18 का और 12 का तो क्या होगा? तो हमें पता चल जाएगा कि वो दोनों आपस में किस टाइम में मीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके फैक्टर निकालते हैं। 18 के फैक्टर निकालें।
18 तो पता है हमें 9 के टेबल में जाता है। 9 2 ज़ा 18, 9 आएगा 3 के टेबल में, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ये लिखा। उसके बाद हमें 12 के भी फैक्टर निकालने हैं। 12 कहाँ पे जाएगा? 6 के टेबल में, 6 2 ज़ा 12 और 6 जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब हम पहले लिखते हैं फैक्टर 18 के। 18 को कैसे लिखा हमने? 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद 12 कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आया। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ दोनों देखो, दोनों में कॉमन है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 3 कॉमन है, 3 लिख दिया। और देखो और कुछ कॉमन है कि नहीं? हमारे पास 2 2 कॉमन है, तो हमने क्या लिखा? 2। एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास? 6। पहले हमने एचसीएफ लिखा, एलसीएम अगर निकालना है तो 6 लिखा। उसके बाद देखो 3 और 2 जो पेयर नहीं बन रहे, तो हमने इसको भी लिख दिया। तो 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सोनिया और रवि होंगे, वो हमारे पास 36 मिनट पे आपस में आके मिलेंगे। मतलब क्या होगा, जो रवि होगा वो जल्दी-जल्दी 12 मिनट में कवर कर लेगा सारा डिस्टेंस। और जो सोनिया होगी, जैसे रवि हमारे पास यहाँ पे पहुँच गया, रवि यहाँ पे पहुँच गया, सोनिया कहाँ तक पहुँचेगी? यहाँ तक समझ लो, सोनिया अभी तक यहीं पे पहुँची। अगर सोनिया ज जब तक यहाँ पे पहुँची, रवि और आगे पहुँच गया, ऐसे यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद क्या होगा? समझ लो सोनिया हमारे यहाँ तक पहुँच गई। यहाँ तक पहुँच गई, तो जो पीछे से रवि होगा, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है, वो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। वो जाता यहाँ पे मिल जाएगा। ये कौन से मिनट में मिलेगा? वो 36 मिनट पे आके मिलेगा। तो एलसीएम अगर हमने पता करना है कि वो दोनों किस पॉइंट पे आके मिलेंगे, किस मिनट में आके मिलेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि एलसीएम निकालना है, और एलसीएम जो आएगा वो उसका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर था हमारा ये। हमने 1.1 फुल्ली कवर कर लिया है। अब हमें 1.2 की तरफ बढ़ना है, ठीक है? इसके टाइम नोट्स और हमने साइंस की भी सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ पे हम साइंस मैथ्स के रिलेटेड नोट्स भी शेयर करते हैं, और डाउट्स वगैरह के लिए आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट।